के बाद हमने डच को देखा। मैं इसको द इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं, मैं इसको द इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबी एक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो अब यहां से शुरू होगी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत, मतलब हाउ द राइज, ये जो है ना, ये इंग्लिश की राइज। पहले हम अभी राइवलरी बाद में देखेंगे, फ्रेंच के साथ राइवलरी आगे चल के देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई। फाइन। इंग्लिश 1599 में, अब 1599 में हम हैं लंदन में, हम अभी इंडिया में नहीं पहुंचे हैं। 1599 में हम हैं लंदन में। अब कहानी सुनो ध्यान से। एक्सक्यूज मी। 1599 में लंदन में एक कंपनी बनती है जिसका नाम था द मर्चेंट एडवेंचरर्स। द मर्चेंट एडवेंचरर्स। हाँ तो बच्चे, पोर्चुगीज के बाद ही तो डच का अराइवल होगा। मैं आपकी सारी चीजें डाउट एंड में क्लियर करूंगा। ऑल द डाउट्स विल बी वेलकम इन द लास्ट 15 मिनट्स। द मर्चेंट एडवेंचरर्स। नाउ आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड हियर नाउ। द मर्चेंट एडवेंचरर्स एक कंपनी बनती है, और ये जो है, ये क्या शुरू करते हैं, ये मर्चेंट एडवेंचरर्स ट्रेड की शुरुआत करते हैं इंडिया से। लेकिन अब ट्रेड के लिए देखो, इंग्लैंड में कानून और इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बहुत पुराना है। इंग्लैंड में हर चीज के लिए राजा से या पार्लियामेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। 1600 में, इन द ईयर 1600, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट जो है वो एक फरमान जारी करती हैं, एक शाही फरमान, एक रॉयल चार्टर जारी करती हैं, जिससे इस मर्चेंट एडवेंचरर्स को, ये जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी थी, इसको क्या मिलता है, इसको एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेड ओवर इंडिया मिलते हैं इंग्लैंड में। एक्सक्लूसिव राइट्स बाय रॉयल चार्टर। एक्सक्लूसिव राइट्स बाय रॉयल चार्टर। एक्सक्लूसिव राइट्स बाय रॉयल चार्टर। एक रॉयल चार्टर निकलता है, एक रॉयल चार्टर रिलीज होता है, क्वीन एलिजाबेथ एक शाही फरमान जारी करती हैं, और वो कहती हैं कि अब ये जो कंपनी है, इंग्लैंड से इंडिया का जो भी ट्रेड होगा उसमें इनकी क्या होगी, उसमें इनकी होगी मोनोपोली। वो गेम वाला मोनोपोली नहीं, पता नहीं तुम लोगों ने खेला नहीं खेला। मोनोपोली मतलब इंग्लैंड से इंडिया का जो भी ट्रेड होगा वो पहले ये कंपनी करेगी। बाकी किसी कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, वो पहले इस कंपनी से ट्रेड करेगी, और यही कंपनी कहलाई आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या कहलाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइन। एंड इट केम टू बी नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कहानी यहां आती है इंडिया पे। अब वी विल सी द राइज ऑफ इंग्लिश। वी विल टॉक अबाउट द राइज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश जो है कैसे जो है वो राइज करते हैं। फाइन। अब इंडिया, अब ये तो उनको वहां से परमिशन मिल गई कि तुम ट्रेड कर लो, लेकिन इंडिया में भी तो यहां पर मुगल रूल चल रहा था। दिस वाज द टाइम जब अकबर और जहांगीर दोनों थे, क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से लेके 1605 तक है, और उसके बाद था जहांगीर का पीरियड। जहांगीर का पीरियड वाज फ्रॉम 1605 टू 28। मतलब अंग्रेजों की जो आने की कहानी थी, और एक इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, एंड यू फील द इंपॉर्टेंस, यू फील द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। जहांगीर का कोर्ट था, और कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है 1609 में पहली बार। वो जब जहांगीर के कोर्ट में आता है, जहांगीर उसे भगा देता है। पहली बात, जहांगीर क्या करता है, जहांगीर उसको भगा देता है, बोले गेट लॉस्ट, हाउ डेयर यू कम टू मी लाइक दिस, डू यू थिंक आई एम अ जोक, डू यू थिंक आई एम समवन एल्स, लाइक कि जिसके तुम सड़क चलते बात कर रहे हो, आई एम एम्परर ऑफ इंडिया। तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम एक कंपनी के मुलाजिम होकर, कंपनी के एम्प्लॉय होकर मुझसे डील करने आए हो, गेट लॉस्ट। देयर वर टू रीजंस। एक तो ये वजह जो मैंने आपको बताई। दूसरा, जहांगीर वाज हैविंग गुड टर्म्स विद द पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज प्रेशर में आके जहांगीर क्या करता है, पहली बार तो इनको भगा देता है, पहली बार कोई परमिशन देता ही नहीं, लेकिन ग्रेजुअली ट्रेड बेनिफिट्स के चलते 1612 में पहली बार जहांगीर एक परमिशन देता है दैट यू कैन बिल्ड अ फैक्ट्री ओवर सूरत। 3 साल बाद। सो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, हम यहां इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश एज इन द लैंग्वेज, नॉट द इंग्लिश। फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। उन्होंने ठीक है, जाओ एक फैक्ट्री बना लो, एक अपना ट्रेडिंग स्टेशन बना लो, ट्रेडिंग पोस्ट, फैक्ट्री, फैसिलिटी, जो कहना है कह लो। ठीक है, ठीक है, 1627 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
नाउ व्हाट हैपेंड, हम अब कहानी हमारी आती है 1615 में। सर थॉमस रो 1615 में सर थॉमस रो, और यहां पर सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम बन के नहीं आता है। थॉमस रो आता है एज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स द फर्स्ट। ये भी आता है जहांगीर के पास एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स द फर्स्ट। अब बेटा बुक के सारे डाउट लास्ट में पूछ लेना। लिख लो, बिल्कुल लिख लो, मनाही थोड़ी है यार। नाउ व्हाट हैपेंड, अब जहांगीर के पास जब एक एम्बेसडर आता है तो जहांगीर कहता है हाँ यार अब बात करो तुम, अब तुम सही चीज कह रहे हो। एक्सक्यूज मी, अब तुम सही बात कह रहे हो। नाउ यू हु दिस थॉमस रो, ये जो थॉमस रो है यार, बोले तुम अब सही आदमी हो, तुमसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एम्परर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दूसरे एम्परर के पास जा रहा है। उसने बोला मैं अब बात करूंगा, मैं वो कंपनी के एमडी और सीईओ से बात करने वाला नहीं हूं, आई एम द एम्परर ऑफ इंडिया। सो थॉमस रो, अंडरस्टैंड दिस, हम कहीं पर अंडरमाइन कर लेते हैं। थॉमस रो came as an ambassador. Thomas Roe came as an ambassador of English emperor to Indian emperor. He said, "Now I will talk. Now I will talk." और यहां पर जहांगीर जो है थोड़ी सी ज्यादा परमिशन देता है, एंड यहां से जहांगीर देता है एक रॉयल फरमान। क्या जहांगीर क्या देता है? जहांगीर देता है Who was James I? James I was the king. यार देखो, जेन्युइन डाउट पूछोगे ना, छोटे छोटे सारे बताऊंगा, बट आपके पर्सनल चैट करोगे कि तुम कहां थे और क्या क्लास कर रहे थे, यार दिस इज बिजार। वी आर सीरियस पीपल, हमको देश चलाना, हम ये कर रहे हैं। मुझे ऑनेस्टली दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट यू पीपल वर हैविंग अ पर्सनल चैट। मैं यहां हर डाउट, आप बोलोगे ना किंग जेम्स कौन था, मैं बताऊंगा किंग। आप फिर पूछोगे ना जेम्स कौन था, मैं फिर बताऊंगा किंग। मैं 1000 बार एक छोटा सा डाउट बताऊंगा ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे लो। लेकिन अगर आप इस चीजों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं, होगा क्या, ये चीज मैं बंद करवा दूंगा, तो जिनके बेचारों के जेन्युइन डाउट्स हैं ना वो भी क्लियर नहीं होंगे। यस, रोमन नंबर का बच्चे मतलब ये होता है कि वहां जो टाइटल होते हैं ना जेम्स, जैसे अभी जो इंग्लैंड, अभी इससे पहले कौन थी, एलिजाबेथ द सेकंड थी, वो तो दूसरी उस हायरार्की में वो दूसरी रानी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। तो पहली हो गई एलिजाबेथ और दूसरी हो गई एलिजाबेथ द फर्स्ट। अब हम अपने रेफरेंस के लिए और उस हायरार्की को समझने के लिए, उस वंश को समझने के लिए उनको नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग क्यों कर देते हैं? ताकि हम अब जैसे अभी जो प्रेजेंट किंग है वो चार्ल्स द थर्ड है, मतलब इससे पहले दो ऐसे और किंग निकले होंगे जिनका नाम चार्ल्स था, तो चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द थर्ड। बैटल ऑफ ओकली एंड में बताऊंगा, रॉयल फरमान्स। ठीक है, मैं डाउट सारे क्लियर करूंगा। इंग्लिश खान मतलब क्या बच्चे, मैं समझ नहीं पाया अमित। मैं एंड फरमान मतलब एक तरीके से रॉयल ऑर्डर, फरमान मतलब एक रॉयल ऑर्डर। और यहां उन्होंने कहा, इस रॉयल फरमान में ये कहा कि आप ट्रेड भी कर सकते हैं, अंग्रेज इंडिया में ट्रेड भी कर सकते हैं, और फैक्ट्रीज, पूरे जो मुगल रीजन है वहां पर वो फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। दोनों चीजों की परमिशन मिली। यहां पर किस चीज की परमिशन मिली? यहां पर परमिशन मिली ट्रेड की, और यहां पर परमिशन मिली टू स्टैब्लिश फैक्ट्रीज अक्रॉस रीजन। मतलब जहां जहां मुगल एम्पायर था, जहां जहां मुगल रूल था, वहां पर ये क्या कर सकते हैं, वहां पर ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां पर ये अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। और बाय 1619 चार जगहों पर एटलीस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड ब्रोच। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड ब्रोच। यहां पर क्या हो गया, यहां पर स्टैब्लिश हो गया क्या, फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोस्ट जो है, जैसे डच ने स्टैब्लिश कर दी थी। कल हमने डच के बारे में देखा था ना कि उन्होंने मल्टीपल जगह पे अपने ट्रेडिंग पोस्ट, अपने पोजीशंस एस्टैब्लिश किए। अंग्रेजों को भी 1619 तक उन्होंने चार जगहों पर, कहां आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और ब्रोच, दोनों ऊपर के दो, दिस ऑल थ्री इन गुजरात, द बॉटम थ्री। साउथ की तरफ, अब अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं, हम क्योंकि राइज ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इन साउथ द फर्स्ट फैक्ट्री वाज एट सूरत, बट इन साउथ फर्स्ट फैक्ट्री वाज एट मसूलीपट्टनम। In South, the first factory of British was Masulipatam. The first factory of British in South was Masulipatam. ये कुछ छोटे-छोटे facts हैं, और आपको किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। That's why I'm bit focusing on this. Yes, factories means trading centers. ब्रोच कहाँ है? गुजरात में है। हिस्ट्री कब तक कंप्लीट होगी? पूरी हिस्ट्री तो बेटा अभी तुम्हें तो मुझे बहुत दिन बर्दाश्त करना है, अगले साल खत्म होगी। हिस्ट्री खत्म होगी 2023 में। फाइन, ओके। साउथ में आपने अब अगर हम अंग्रेजों का जो पोजीशनिंग देखें, अगर हम यहां देखें तो उनके तीन मेजर पोजीशंस थे। वन वाज बॉम्बे, अब भैया बॉम्बे ही कहूंगा क्योंकि यही लिखा हुआ है किताबों में, इसको मद्रास ही कहेंगे, और यहां पर कैलकाटा।
पुराना नाम लेंगे जो उस टाइम पे लिखा हुआ था। ये 3 इनके मेजर टाउन्स थे जो डेवलप हुए। ये तीनों शहर हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करते थे। बॉम्बे को पोर्चुगीज ने बसाया, मद्रास और कलकत्ता को अंग्रेजों ने बसाया। ये तीनों शहर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, हिस्टोरिकली इंडियन हिस्ट्री में आपको कहीं इनका रेफरेंस नहीं मिलेगा यूरोपियन से पहले, क्योंकि यूरोपियंस ने ही इन शहरों को बनाया, इन शहरों को बसाया। फाइन। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज अफसर ने क्या किया, उसने एक थोड़ी सी जमीन खरीदी, किससे? राजा ऑफ चंद्रगिरी। राजा ऑफ चंद्रगिरी फाइन। राजा ऑफ चंद्रगिरी से एक जमीन थोड़ी सी उसने जो है खरीदी, और वहां पर, उस जमीन पर जो उसने जमीन खरीदी राजा ऑफ चंद्रगिरी से, वहां पर एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया, और उस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, which gradually developed, evolved into the city of Madras. ये ध्यान रखना था। 1639 में मद्रास एग्जिस्ट नहीं करता था। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के अंग्रेज अफसर ने राजा ऑफ चंद्रगिरी से जमीन खरीदी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा ऑफ चंद्रगिरी से थोड़ी सी जमीन खरीदी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, और वहां पर उन्होंने एक फोर्ट बनाया, वहां पर वो जहां से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, जहां से वो ट्रेड कर रहे थे, और उस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये जो है बाद में इवॉल्व हुआ। बेटा जहां जरूरत होगी बिल्कुल नोट्स डिक्टेट कराऊंगा, यहाँ फैक्चुअली यहाँ नोट्स डिक्टेट कराने की जरूरत नहीं है। और वहां पर उन्होंने क्या कराया, वहां पर उन्होंने फोर्ट, एक किला बनाया, और ग्रेजुअली दिस डेवलप्ड इनटू द सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, तो ये हुआ मद्रास की कहानी। व्हेन वी मूव ऑन, आगे चले तो हम 1690 में आते हैं। अभी हम इंग्लिश कैसे ग्रो करें वो देख रहे हैं, अभी हम पूरी कहानी नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। फिर हम फ्रेंच पे फोकस करेंगे, फिर हम इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी देखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, 1668, बिफोर दैट 1668 बॉम्बे, 1668 बॉम्बे, ईस्ट इंडिया कंपनी purchased Bombay from Charles II. Second as in he was king. फोर्ट विलियम का नाम लिया मैंने अभी, फोर्ट विलियम का नाम नहीं लिया बेवजह जो है लेके आते हो यार। पहले 1668 सुन लो, ये लिखा हुआ है। अभी मैं सारा रिवाइज करवा दूंगा, रिपीट करवा दूंगा, लिखने का मौका दूंगा। ये लो, परेशान मत हुआ करो, ये लो, लिख लो जो लिखना है। स्लाइड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आस्क डाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां आपका डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, 1668, क्योंकि यहां पर हमने देखा ना 3 टाउन्स थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो इसकी शुरुआत कहां हुई? 1639 में। अंग्रेजों के लिए बॉम्बे की शुरुआत हुई 1668 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे शहर को खरीदा चार्ल्स द सेकंड से। उन्होंने क्या किया, इस बॉम्बे शहर को खरीदा ग्रेजुअली, एंड यहां पर इसके बाद बॉम्बे बिकेम द हेडक्वार्टर। बॉम्बे क्या बन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर ऑन वेस्टर्न कोस्ट, भारत के पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे अंग्रेज कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो क्या हो गया? अब बॉम्बे हो गया। फाइन। हु वाज चार्ल्स टू द किंग? ये जितने नाम आ रहे हैं ना, जेम्स 1, चार्ल्स 2, जॉर्ज 5, ये जितने 1 2 3 4 5 आएंगे, ये सारे किंग क्वीन होंगे। ठीक है, देयर इज नथिंग डाउट इन दैट। ठीक है, उसके अलावा देन वी कम टू द थर्ड सिटी, द सिटी ऑफ कलकत्ता। 1690 जॉब चार्नोक, 1690 जॉब चार्नोक, इसने क्या किया? हाँ, तो डाउरी तो राजा ने लिया था, और फिर उस शहर को अंग्रेजों को बेच दिया। जैसे तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी, तुम जो है ना गिफ्ट में कार वार मिलेगी, तो तुम्हें कार मिली, फिर तुमने कार किसी को बेच दी। सेम थिंग। दहेज, स्त्रीधन। इंग्लैंड के किंग थे बेटा, इंग्लैंड के किंग थे। अरे गवर्नर जनरल कहां से आ गए यार? हाय सर, जस्ट डिक्टेटिंग वन लाइनर बुक। ओफो सर, अब मुझे ये मत बताओ पढ़ाते कैसे हैं यार। मैं इतना इजी पढ़ा रहा हूँ, उसमें तुम लोग इतने तुम्हारे जो है डाउट्स हैं, मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूं मींस के लिए सीधा। फिर आपको ज्यादा आता है, फिर कह रहा हूँ ज्यादा आता है, रिवाइज कर लो। यूपीएससी में ऐसे सवाल अगर गलती से एक आध फंस गया ना, और इस बार ऐसे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ सेकंड की डेथ हुई है, इंग्लैंड में नया राजा बना है, चांसेस हैं कि इंग्लैंड के किसी भी राजा को लेकर सवाल आ सकते हैं। आपको ज्यादा आता है, रिवाइज करिए। मैं उनको देख रहा हूँ जिनको नहीं आता प्रीलिम्स में बैठना है। डोंट टेल मी आई एम रूड। अरे
ग्रुप सी का एग्जाम पढ़ रहे हैं हम, ग्रुप सी के एग्जाम में ये पढ़ा जाता है। आपको अगर ये पता ग्रुप सी के एग्जाम में क्या पढ़ा जाता है, ग्रुप सी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जॉर्ज चेरनॉक ने क्या किया, कलकत्ता शहर की कहानी नहीं समझोगे, कलकत्ता को कैपिटल बना के वहां से डोमिनेट करना शुरू कर दोगे, वाह। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सॉरी जॉर्ज चेरनॉक ने क्या किया, सूतानदी नदी के पास, सूतानदी गांव में, आई एम सॉरी, जॉर्ज चेरनॉक ने क्या किया, ही एक छोटे से इलाके में एक इंग्लिश वर्कशॉप स्टैब्लिश की, इंग्लिश वर्कशॉप स्टैब्लिश की, इंग्लिश वर्कशॉप स्टैब्लिश की नियर सूतानदी, इंग्लिश वर्कशॉप स्टैब्लिश की नियर सूतानदी। और इसके बाद ग्रेजुअली इनको 3 गांव की जमींदारी मिलती है फ्रॉम औरंगजेब, 1689 में एक्चुअली, 1690 के बाद, आई एम सॉरी, ये मिलती है दैट जो 3 गांव थे, गोविंदपुर, सूतानदी और कालिकाता, गोविंदपुर, सूतानदी और यही 3 गांव एक्सक्यूज मी, आज थोड़ा सा एक्सक्यूज मी फॉर अ सोर थ्रोट, यही 3 गांव डेवलप्ड इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा, और यहीं पर बना। अब जो सवाल पूछ रहे थे वो ये है कि सर फोर्ट विलियम्स कहां था, फोर्ट विलियम्स यहां था कैलकाटा में, फोर्ट विलियम्स कहां था, फोर्ट विलियम्स था कैलकाटा में, बंगाल। यही सूतानदी, गोविंदपुर और कालिकाता, यही तीनों गांव जो है वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा, एंड ग्रेजुअली दीज 3 cities ऑफ बॉम्बे excuse me, these 3 cities of Bombay, Calcutta और मद्रास, these 3 cities of Bombay, Calcutta और मद्रास, यही 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स बनेंगे, यहीं से सारी कहानी जो है वो चलेगी, ऑपरेट होगी। फाइन, आगे एक चीज और होगी, उसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम बंगाल की बात करेंगे। एक और फरमान मिलेगा 1715 में टू जॉन सरमन को 1715 में मुगल बादशाह से एक फरमान और मिलेगा, और वो फरमान नहीं होगा, वो मुगल सरेंडर होगा, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, उसकी बात हम करेंगे जब हम बंगाल की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द अदर। इतना, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? कोलकाता यार, आज गला थोड़ा सा ना खराब है, जस्ट गिव मी 1 minute, आई हैव वार्म वाटर। करते हैं सामान पैकिंग, मतलब छोटा सा वर्कशॉप, ट्रेडिंग वर्कशॉप स्टैब्लिश करते हैं। और जो, अरे यार ये सब देखो, फिर यही चीज है, जो सवाल नहीं आते उसमें मत जाओ, जो सवाल नहीं आते हैं डोंट गो इनटू दैट। जॉर्ज चेरनॉक कौन था, उसकी पोजीशन कहां थी, वो कहां पैदा हुआ था, उसके अब्बा का नाम क्या था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जॉर्ज चेरनॉक नाम के एक व्यक्ति ने सूतानदी में फैक्ट्री स्टैब्लिश की, वर्कशॉप स्टैब्लिश की। ग्रेजुअली 1698 में औरंगजेब उन्हें फरमान देता है 3 गांव को स्टैब्लिश करने का, 3 गांव की जमींदारी का, 3 गांव की जागीरदारी का, और ग्रेजुअली गोविंदपुर, सूतानदी और कालिकाता, हुगली नदी के किनारे, यही 3 गांव जो है आगे चल के कलकत्ता शहर में डेवलप होते हैं। यहां पर ग्रेजुअली बनता है फोर्ट विलियम्स, जो काफी लंबे समय तक अंग्रेजी कैपिटल रहेगी, इंडिया की। फोर्ट विलियम कलकत्ता का फोर्ट था। इनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाय चांस आ गया तो, क्योंकि देखो यूपीएससी में यार प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत फंडामेंटल होते हैं। कोई पूछा था सर प्रीलिम्स है, मेंस है, दोनों है बच्चा, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ रहे हैं, जो आगे जहां मेंस का इंपॉर्टेंस आएगा वो भी मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फाइन, जाहिर सी बात है बेटा, यस, मैंने तुमसे एक चीज की, 2 चीज की डिमांड की है, एक वक्त दो और एक पेशेंस रखो। वक्त दो मुझे नहीं, अपने आप को, कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, और पेशेंस रखो, भरोसा रखो, हो जाएगा। फाइन, ठीक है। हाँ, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, इसमें समझाने का मेरे वैसा कुछ नहीं था। 3 शहर जो इंग्लिश गवर्नेंस के सेंटर बने, मैंने अभी आपको सिर्फ उनकी कहानी बताई। बॉम्बे शहर, जिसको पहले अंग्रेजी रॉयल फैमिली को एज अ डाउरी दे दिया गया था, दहेज के रूप में दे दिया गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में उसको खरीद लेती है राजा से, एक छोटे से किराए के नाम पर 10 पाउंड में। उसके बाद जो दूसरा उनका इंपॉर्टेंट सेंटर था वो मद्रास था। मद्रास में जो है फ्रांसिस डे नाम का एक इंग्लिश एम्प्लॉय जो है वो जाता है उनके पास, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजा ऑफ चंद्रगिरी से जमीन खरीदता है। वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाते हैं, और वही फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास बढ़ते क्या हो गया, वो मद्रास शहर डेवलप हो जाता है। कलकत्ता की अगर बात करें तो कलकत्ता में सबसे पहले एक छोटा सा सूतानदी गांव था। वहां पर क्या होता है, छोटी सी एक वर्कशॉप की शुरुआत करती है ब्रिटिश कंपनी। जॉर्ज चेरनॉक ऑफिसर था, इंचार्ज था, और 1698 में औरंगजेब एक रॉयल फरमान जारी करता है, जिसके तहत उस गांव के अलावा 2 और गांव, सूतानदी के अलावा 2 और गांव, कालिकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांव की, सूतानदी, कालिकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांव की जो जमींदारी है वो अंग्रेज कंपनी के हाथ में आ जाती है। यही 3 गांव आगे चल के कलकत्ता शहर में डेवलप होते हैं। वहां पर ये बनाते हैं फोर्ट विलियम्स, एक और किला बनाते हैं, उस किले का नाम रखते हैं फोर्ट विलियम्स, और वो फोर्ट विलियम्स हेडक्वार्टर बनेगा आगे चल के अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का। अरे अभी तो तुम रुको, तो
ठीक है, गला ठीक नहीं है, तबीयत तो ठीक है यार। मैं एक बात बताऊं, आई रियली लव टू हैव आइसक्रीम एंड कोल्ड थिंग्स इन विंटर, लेकिन जब से पढ़ाना शुरू किया है, मतलब जब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्रेंच। They were the last one to come. They were the last one to come. Fine. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है 1664 में। ध्यान रखना, इसको स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी ये किसके टाइम पर? उस टाइम जो फ्रांस का रूलर था वो था लुई द 14th। आप लोगों ने लुई द 16 आपने, हाँ अभी लीडिंग मीटिंग नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि स्टैब्लिश कैसे हो रहे थे ये। यहां पर आपने लुई द 16 का नाम, अरे सर रजिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए। मैं पढ़ाता हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई द 16। अभी साहब ने कहा कि सर पढ़ाते कम है, जरा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरीके से नवाजते रहे, मेरा काम चलता रहेगा, ठीक है। लुई द 16, तो लुई 16 से पहले लुई 14 होता था। लुई 14 के टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती थी। लुई 14 के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती थी। फाइन। उसके बाद ये इंडिया आते हैं और पहली फ्रेंच फैक्ट्री 1668 सूरत। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश होती है? सूरत में। 1669 मसूलीपट्टनम। तो फ्रेंच अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश करते हैं? सूरत में। दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं 1669 मसूलीपट्टनम में। उसके अलावा जो है ग्रेजुअली उनको बाकी जगह जैसे कासिम बाजार, बालासोर, कराईकल, अलग अलग जगह मिलना शुरू हो जाती है और ये फ्रेंच अपने आप को एक्सपैंड स्टैब्लिश कर सकते हैं। फ्रैंकोय मार्टिन, हाँ 14 लिखा है बच्चे, 14 है। फ्रैंकोय मार्टिन ये इंचार्ज था मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का। ये फ्रैंकोय मार्टिन इंचार्ज था मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का। और क्या होता है कि बीजापुर सुल्तान का एक गवर्नर था, उसका नाम था शेर खान लोदी। 1673 में ये क्या करता है? शेर खान लोदी से फाइन एक जगह वो खरीदता है, ठीक है, और वही जगह स्टैब्लिश होती है, वही जगह डेवलप होती है, वही जगह इवॉल्व होती है एज द प्लेस कॉल्ड पौंडीचेरी। और यही पौंडीचेरी 1673 में जगह मिलती है। 1674 में क्या होता है? तो यहां पर क्या हुआ? लैंड मिला और यहां पर ये स्टैब्लिश होती है पौंडीचेरी। उस लैंड पे एक साल के अंदर वो स्टैब्लिश करते हैं। उस मींस यहां पर फ्रेंच अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। मतलब आप एक चीज समझ सकते हैं, फ्रेंच सबसे बाद में आए, लेकिन वो भी इक्वली उस स्पीड से एक्सपैंड कर रहे थे। जैसे अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज बहुत पहले आ चुके थे। अंग्रेजों के 60 साल बाद जो है वो फ्रेंच आए, लेकिन फ्रेंच अपने आप को बहुत तेजी से स्टैब्लिश कर रहे थे और ये अंग्रेजों की आंख में गड़ रहा था। इतना क्लियर हुआ? अब ये समझ में आया कि कैसे कैसे कौन कहां से आया और स्टैब्लिश हुआ। अब बताओ कोई डाउट है यहां तक? तो सुल्तान का नाम शेर खान लोदी। मसूलीपट्टनम बेटा ट्रेडिंग सेंटर, जैसे दिल्ली में सारी कंपनीज का ऑफिस है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में सब कंपनीज का ऑफिस है। ऐसे आप बैंगलोर में चले जाओगे तो सारी आईटी कंपनीज वहां चली जाती हैं, बैंगलोर, हैदराबाद चली जाती हैं। बॉम्बे में जो है आपको कमर्शियल कैपिटल मिल जाता है, गुजरात में आपको टेक्सटाइल मिल जाता है। तो आज के टाइम पे भी तो ऐसे मल्टीपल ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ही मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी, कैलकाटा, मद्रास, यहां पर जो है बालासोर, कासिम बाजार, ये अलग अलग जगह जो है, चंदन नगर, ये अलग अलग जगह जो है ट्रेडिंग सेंटर्स के नाम पे डेवलप हो रहे थे, जहां इजीली एक्सेसिबल था। इट इज 14 बेटा। फ्रैंकोय कॉरन कौन था? फ्रैंकोय मार्टिन बेटा। फ्रैंकोय मार्टिन था, फ्रैंकोय कॉरन थोड़ी था। फ्रांसिस कैरॉन था बेटा। तुम कहां जो नहीं पढ़ाया वो क्यों कर रहे हो यार? डैनिश इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, डैनिश इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हें देखो, सूरत में कोई रोकने वाला नहीं था, परमिशन तो मुगल से मिल रही थी ना, एस्टैब्लिशमेंट तो मुगल का था सूरत पे। तो ये तो सिर्फ राजा से हर कोई एक छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा स्पेस लेके जो है जगह अपनी एस्टैब्लिश कर रहे थे। फाइन, यस। बीजापुर कर्नाटक में है। पोर्चुगीज थे, बताया तो था पोर्चुगीज, लेकिन वो सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट पे, वो दामन, दीव, गोवा उस तरफ एस्टैब्लिश थे। मार्टिन गवर्नर था उसका मसूलीपट्टनम फैक्ट्री का। देखो जैसे आज के टाइम पर, अब एक चीज, अब आपका सवाल वैलिड है कि सर एक ही जगह पे ये अलग अलग कैसे? देखो यहां पर कोई भी कब्जा करने नहीं आया था, ना किसी को कब्जा करने की इजाजत मिली थी। यहां पर ये लोग जो आए थे, इनको जो परमिशन मिली थी, इनको जो एस्टैब्लिशमेंट मिला था, वो ऐसे मिला था कि मान लो नोएडा है, ठीक है। अब नोएडा में रिलायंस का भी ऑफिस है, नोएडा में पेटीएम का भी ऑफिस है, नोएडा में जो है दूसरी कंपनीज का भी ऑफिस है, नोएडा में जो है हर कंपनी का हर एक कंपनी का ऑफिस है। तो अब ये नहीं कह सकते ना किसी एक बड़ी कंपनी का ऑफिस अगर यहाँ पर है तो वो जो है वो जगह उसकी हो गई। जगह किसी को नहीं मिल रही थी, सिर्फ छोटी सी जमीन मिल रही थी जहां पे वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे थे।
फाइन। ओके, पूरी स्टोरी बता दो। अब तो स्टोरी शुरू होगी बच्चे की। अब तो मजे की कहानी। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि ये एस्टैब्लिश कैसे हुए, अब तक तो हम ये देख रहे थे कि इनकी कहानी जो है कैसे शुरू हुई। अब आज इस पॉइंट से, अब ये तो एक बेसिक, ये फैक्चुअल चीज थी, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। असल कहानी शुरू होती है अब, जिसको हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। और अगर ये टॉपिक समझ जाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, एंड दैट इज द कर्नाटिक वॉर्स। द कर्नाटिक वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से पूरी कहानी समझ में आएगी, यहां से वर्ल्ड हिस्ट्री का लिंक मिलेगा, यहां से ब्रिटिश लिंक मिलेगा, यहां से अंग्रेजों का लिंक मिलेगा, यहां से मुगल्स का भी लिंक मिलेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर्नाटिक वॉर सबसे पहले तो है क्या? कर्नाटिक वॉर्स इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। आपसे कोई भी पूछे ये क्या है तो कहना है दिस इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। दिस कर्नाटक वॉर, दिस इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। इंडिया में डोमिनेंस के लिए अंग्रेज और फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच जो स्ट्रगल हुआ, जो टसल हुआ, उसको हमने कहा कर्नाटक। फाइन। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके बीच हमेशा से हिस्टोरिकली अंग्रेजों के और फ्रेंच के बीच कभी नहीं बनी। इनके बीच तभी बनती है जब कोई इन दोनों को किसी कॉमन पावर से थ्रेट होता है। हमेशा से आप ये सोचिए कि ये यहां लड़ रहे थे, ये उससे पहले अमेरिका, अभी आगे चल के अमेरिका में भी लड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और आज भी 20वीं सेंचुरी के बाद हम देखते हैं कि जैसे इनको लगता है कि कॉमन थ्रेट आ जाता है, ये दोनों एक तरफ हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ थे। आज के टाइम पे नाटो बना हुआ है, नाटो में इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ है। तो ये हमेशा से एक तरफ रहते हैं जब इनको लगता है कि कोई कॉमन तीसरा थ्रेट आ जाता है। दे आर द टॉम एंड जेरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। टॉम एंड जेरी है ना, बताया था मैंने कि जब दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा थ्रेट आता है तो वो एक हो जाते हैं। ठीक है, ओके। ये क्यों हुआ? जो मेन पर्पस था इस कर्नाटक वॉर का वाज टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर इंडिया। पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर इंडिया, भारत के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए, अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए ये पूरा स्ट्रगल हुआ। एंड देयर वाज नॉट वन कर्नाटक वॉर, देयर वर 3 कर्नाटक वॉर्स। सो वी विल स्टार्ट। यस, इट इज द सेम कर्नाटक। कर्नाटक इज द सेम कर्नाटक। अंग्रेज ऐसे लिखते थे, हम भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। सो नाउ कम्स द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। Now comes the first Carnatic War. From 1740 to 48. अब इनके बीच टसल, अब तक तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब शुरुआत होती है हमारी कहानी की 1740 टू 1740, 40 टू 48। फाइन। कर्नाटक अंग्रेज कहते थे उस जगह को जो कोरोमंडल कोस्ट से पीछे की तरफ का इलाका था। मतलब कर्नाटक कहते थे ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ये इस जगह को कर्नाटक कहते थे, इसको द हिंटरलैंड। फाइन। एंग्लो का मतलब अंग्रेज, एंग्लो का मतलब अंग्रेज। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि यहां पर हम बैठे पढ़ रहे हैं, हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, आपका रूममेट आपके साथ पढ़ रहा है, आप हॉस्टल में रह रहे हो। आपको अगर ये पता चले कि आपके रूममेट के दादाजी की लड़ाई आपके दादाजी से थी, और उसके इंपैक्ट की वजह से आप दोनों का जो है घर में, जो आपका जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपके घरों में झगड़ा हो गया, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप उसको भी जो है कुछ नहीं करोगे तो पत्थर तो मारोगे ही मारोगे, एक हाथ उठा के। ग्रेजुअली ऐसी ही चीज हुई। यूरोप में शुरू हुआ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ध्यान से सुनना, आप सवाल मत करना, अभी सवाल करने का मौका दूंगा। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये वहां शुरू हुआ, यहां नहीं हुआ। यूरोप में एक लड़ाई शुरू हुई ऑस्ट्रिया की वॉर ऑफ सक्सेशन को लेके, और इस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में अंग्रेज और ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जाहिर सी बात थी, जब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वहां पे, तो यहां पर इन दोनों ने भी कुछ ना कुछ, तो एक दूसरे को कुछ नहीं करोगे तो चलते चलते पत्थर मार दोगे, कुछ नहीं करोगे तो उसके घर का बल्ब तोड़ दोगे, इतना तो करना बनता है। इस वजह से ये यहां पर भी इसका इंपैक्ट दिखता है। एंड ये एक बिफोर दैट अंडरस्टैंड दिस, जब वहां ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है तो यहां पर इंडिया में फ्रेंच की पोजीशन वाज रिलेटिवली वीकर। सो पहली चीज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। दूसरा, फ्रेंच इन इंडिया वर रिलेटिवली वीकर। फ्रेंच इन इंडिया वर रिलेटिवली वीकर, कमजोर थे कंपैरेटिवली अंग्रेज के। जब हम कह रहे हैं कि रिलेटिवली वीकर, मतलब अंग्रेज के कंपैरिजन में जो है वो कमजोर थे।
अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया और कुछ ब्रिटिश कुछ फ्रेंच, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिल्म बन सकती है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, बगैर कमेंट करे इधर देखो और कहानी सुनो, कहानी समझ में आ जाएगी, पूरा वॉर समझ में आ जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे। होता क्या है, अंग्रेजों को दिखता है, इंग्लिश को दिखता है दैट फ्रेंच आर इन अ रिलेटिवली वीकर पोजीशन, लेट्स अटैक देम। फ्रेंच आर इन रिलेटिवली वीकर पोजीशन, तो लेट्स अटैक देम। सो व्हाट हैपेंड, एंड दे वांटेड, एक्चुअली वो होता ना, बल फोड़ो तो वो लड़ने आएगा तो हम ज्यादा बड़ी लड़ाई करेंगे, तो यहाँ प्रोवोक, अंग्रेजों ने बदमाशी ये की कि इनको पता था कि फ्रेंच खुद होकर तो अटैक करेंगे नहीं, फ्रेंच खुद होकर अटैक तो करेंगे नहीं, इनको प्रोवोक करना पड़ेगा। फ्रेंच को प्रोवोक करने के लिए इंग्लिश क्या करते हैं, कुछ फ्रेंच शिप्स को कब्जा कर लेते हैं, कुछ फ्रेंच शिप्स के ऊपर, वही ट्रेडिंग शिप्स जो चलती रहती थी उसमें से कुछ फ्रेंच शिप्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और यहां पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल के आता है ड्यूप्ले। ड्यूप्ले वाज द फ्रेंच गवर्नर। ये इस पूरी कहानी का जो है वो मास्टरमाइंड था ड्यूप्ले। अंग्रेज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्यूप्ले जो है वो रिटालिएट करेगा, ड्यूप्ले जो है वो अटैक करेगा। ड्यूप्ले नहीं करता है अटैक। ड्यूप्ले क्या करता है, ड्यूप्ले जाता है अनवरुद्दीन के पास, हु वाज नवाब ऑफ कर्नाटक। ड्यूप्ले क्या करता है, ड्यूप्ले अंग्रेजों को रिटालिएट करने की बजाय, अंग्रेजों के साथ लड़ने की बजाय वो जाता है नवाब कर्नाटक के पास, जो था अनवरुद्दीन। वो कहता है नवाब साहब देखिए आपके राज में क्या हो रहा है, आपने हमें परमिशन दी, हम नवाब के ऑर्डर से जो है पौंडीचेरी से कर रहे थे, और आपके रूल में अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अनवरुद्दीन ने बोला हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, ये तो गलत है, क्या करना चाहते हो। बोले सर हम परमिशन लेने आए कि क्या हम मद्रास सीज कर दें, मतलब क्या हम मद्रास पर अटैक कर दें। तो अनवरुद्दीन ने कहा मद्रास सीज कर दो, इसमें मेरा क्या फायदा, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, इसमें मेरा क्या फायदा। फाइन। तो नवाब ने बोला नहीं, मेरी टेरिटरी मेरी है, तुम दोनों बाहर के हो, यहां पर कोई झगड़ा नहीं होगा, यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके बदले उसने अंग्रेजों को एक वार्निंग इशू कर दी, उसने इंग्लिश को एक वार्निंग इशू कर दी कि देखो ये लड़ाई झगड़ा मत करो, दिस इज माय टेरिटरी, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। लेकिन ये नहीं माना, और फ्रेंच ये नहीं माना। इस वार्निंग के बाद भी फ्रेंच अटैक्ड मद्रास इन 1746। बावजूद नवाब की वार्निंग के फ्रेंच जो है मद्रास के ऊपर अटैक करते हैं और मद्रास को क्या कर लेते हैं, सीज। ये तब करते हैं जब एक फ्लीट, जस्ट अ सेकंड यार, आपकी वार्निंग के फ्रेंच अटैक कर देते हैं, क्योंकि इन फ्रेंच को रीइंफोर्समेंट मिल जाता है मॉरिशस से। एक इसको ड्यूप्ले को सपोर्ट मिलता है किससे, एडमिरल बॉर्डोनाई से। बॉर्डोनाई मॉरिशस में फ्रेंच गवर्नर था, ड्यूप्ले इंडिया में फ्रेंच गवर्नर था। तो मॉरिशस से क्या होता है, इनके पास एक्स्ट्रा फोर्स आ जाती है, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, और इस चीज का फायदा उठाते हुए 1746 में वो क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं अंग्रेज के ऊपर, मद्रास के ऊपर। जैसे ही, और मद्रास कैप्चर कर लेते हैं। फ्रेंच अटैक मद्रास कैप्चर्ड। इतनी कहानी समझ में आई। अब मद्रास कैप्चर्ड बाय फ्रेंच, इतनी कहानी समझ में आई, यहां तक की कहानी समझ में आई। हाँ, फ्रेंच नवाब की बात नहीं सुनता और अंग्रेजों पे अटैक कर देता है। एक्चुअली उसके पास तब पावर नहीं थी ना, मॉरिशस वाले गवर्नर जो है अपनी फ्लीट भेज देता है, खुद भी आ जाता है, तो इसके पास इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अटैक कर देते हैं, मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, मैं एक बार कहानी इतनी, मद्रास कैप्चर्ड बाय फ्रेंच तक की कहानी फिर से बताता हूं। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है वहां पर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है यूरोप में, उसका इंपैक्ट दिखने लगता है इंडिया के ऊपर। इंडिया में अंग्रेज चाहते थे कि फ्रेंच पहला अटैक करें, लेकिन फ्रेंच को यह पता था कि हमारी पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो हम अटैक नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने प्रोवोक करने के लिए कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लिया, कुछ फ्रेंच शिप्स को कब्जा कर लिया, ताकि फ्रेंच जो है वो अटैक करें। फ्रेंच का जो मास्टरमाइंड था, गवर्नर था ड्यूप्ले क्या करता है, वो अटैक न करके नवाब अनवरुद्दीन के पास जाता है, जो कर्नाटक का नवाब था। अनवरुद्दीन कहता है कि मैं तुम्हें अटैक तो नहीं करने दूंगा, मैं वार्निंग दे देता हूं। अनवरुद्दीन वार्निंग दे देता है अंग्रेजों को कि देखो तुम जो है ये सब हमारी जमीन पे ये सब तमाशा नहीं चलेगा। इन द मीनवाइल क्या होता है, ड्यूप्ले को रीइंफोर्समेंट मिल जाती है मॉरिशस की तरफ से। जो फ्रेंच फ्लीट है, एडमिरल बॉर्डोनाई जो मॉरिशस में फ्रांस का गवर्नर था, वो अपनी फोर्स लेके पौंडीचेरी पहुंचता है, वो अपनी फोर्स लेके पौंडीचेरी आ जाता है, ये स्ट्रांग हो जाते हैं, और नवाब की वार्निंग के बावजूद ये अटैक करते हैं किस पे, मद्रास के ऊपर, और मद्रास पे कर लेते हैं कब्जा। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? इतनी कहानी क्लियर हुई? अब सिचुएशन ये है कि, अब आगे की सिचुएशन देखते हैं। अभी की पोजीशन ये है, मद्रास अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब हमारी सिचुएशन शुरू होती है मद्रास अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और यहां पर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ड्यूप्ले कहता है कि भैया देखो मैंने नवाब का वादा तोड़ दिया था, एक काम करते हैं, नवाब साहब को सॉरी बोलते हैं और ये मद्रास उन्हें दे देते हैं। ड्यूप्ले का क्या कहना था, रिटर्न मद्रास
टू नवाब, रिटर्न मद्रास टू नवाब, ठीक है। बॉर्डोनाई, क्योंकि वो भी गवर्नर था और ये दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी थी, तो इन दोनों की पोजीशन बराबर थी। बॉर्डोनाई, वो जो मॉरिशस वाला गवर्नर आया था, वो कहता था नहीं, हम मद्रास को होल्ड करके रखते हैं, ये काम आएगा अंग्रेजों से नेगोशिएट करने के। वो क्या कर रहा था, बॉर्डोनाई क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, हम मद्रास को होल्ड करके रखते हैं, और ये मद्रास को जब हम होल्ड करेंगे, क्योंकि यूरोप में वॉर चल रहा है, हम अंग्रेजों के लिए इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हम अंग्रेजों से नेगोशिएट करेंगे, और इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मद्रास पे कब्जा होता है फ्रेंच का। अब फ्रेंच के जो दोनों गवर्नर हैं, इंडिया का गवर्नर और मॉरिशस का गवर्नर, मॉरिशस का गवर्नर बोलता है मैं हेल्प करने आया था, मेरी बात सुनो, ये तो नवाब आपको देने की जरूरत नहीं, नवाब किसी काम के नहीं है, तुम हटाओ, तुम ये रखो, और हम इसको रोकते हैं, और अंग्रेजों के साथ बड़ा नेगोशिएशन करने में ये क्या होगा, वो हमारे काम आएगा कि हम इससे जो है अच्छा और वापस करने के अच्छे खासे पैसे लेंगे। ड्यूप्ले कहता नहीं यार, मैंने नवाब से प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे, मैंने उस प्रॉमिस को तोड़ा है, मैंने उस पोजीशन को तोड़ा है, तो मैं इसको वापस करके नवाब साहब को सॉरी कह देता हूँ। ये दोनों के बीच टसल चल रहा था, नवाब साहब बोल रहे थे एम आई ए फूल, एम आई ए फूल, मतलब मैं देख रहा हूँ नवाब क्या करते हैं, अपने बेटे महफूज खान हु वाज सन ऑफ नवाब अनवरुद्दीन को एक 10,000 की आर्मी के साथ बोलते हैं, बोलिए फ्रेंच को निपटा दो मद्रास में। क्या करते हैं, ये अनवरुद्दीन नवाब का बेटा एक बहुत बड़ी आर्मी लेके जाता है और बोले ये फ्रेंच को मैं खत्म ही कर देता हूं, इन्होंने एक तो मेरा ऑर्डर नहीं माना और दूसरा ये मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, मैं उनको खत्म कर दो। 10,000 की आर्मी लेके जाता है, एंड दिस बैटल वाज नोन एज बैटल ऑफ सेंट थोम। बैटल ऑफ सेंट थोम, बैटल ऑफ सेंट थोम में होता क्या है, एक्सपेक्टेड भाई 10,000 की आर्मी सामने तो स्मॉल छोटी सी एक फ्रेंच कंटिंजेंट थी, बावजूद इसके महफूज खान मारा जाता है और फ्रेंच जीत जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, इट्स लाइक बांग्लादेश डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन a T20 मैच, वो हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये होगा। नवाब के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन उधर डिसिप्लिन ज्यादा था, उधर ट्रेनिंग अच्छी थी, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ नहीं बताती है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका डिसिप्लिन और आपकी ट्रेनिंग और आपका एप्लीकेशन बताता है कि आप कितने स्ट्रांग बनेंगे। रिमेंबर दिस, ठीक है। ड्यूप्ले इसलिए रिटर्न करना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि मैंने नवाब का प्रॉमिस तोड़ा है, तो मुझे सॉरी बोल के मद्रास वापस कर देता हूं कि सर आई एम सॉरी, हो गई गलती। ग्रेजुअली वहां पर सेटलमेंट हो जाता है अंग्रेजों के बीच और फ्रेंच के बीच, वहां पर क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है अंग्रेजों के बीच और फ्रेंच के बीच, एंड दैट वाज कॉल्ड फाइनली एवरी वॉर एंड्स विद अ ट्रीटी, एंड दिस एंडेड विद ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle 1748। वहां पर एक ट्रीटी होती है, यूरोप में एक ट्रीटी होती है जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle 1748। और इसके बदले क्या होता है, मद्रास जो है वो वापस चला जाता है ब्रिटिश के पास और फ्रेंच को मिलती है। इसके बदले नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसी फ्रेंच टेरिटरीज थी जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, इंडिया में कुछ ऐसी ब्रिटिश टेरिटरी थी जिसके ऊपर फ्रेंच का कब्जा था, उन्होंने बोला तुम अपनी टेरिटरी लो, और ये यहां पीस हो जाता है। कहानी समझ में आई यार? देखो कितने सिंसियर स्टूडेंट हो यार, वेरी गुड। देखो कोई कमेंट नहीं है, कोई नहीं है, सब कहानी सुन रहे हैं। आई लव दिस। अब डाउट पूछो, अब कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, नाउ यू कैन आस्क द डाउट। ट्रीटी अंग्रेजों से नहीं, नवाब तो हार गया ना, उससे क्या ट्रीटी करें? सेंट थोम क्यों? क्योंकि उस जगह वो छोटा सा फोर्ट था, वहां पे वो कंट्रोल कर रहे थे, सेंट थोम उस फोर्ट का नाम था, वहां पे लड़ाई हुई इसलिए उसको कहा। अब एक बार पूरी कहानी रिवाइज करें जल्दी से, क्विकली, रैपिड फायर चलेगा इस कहानी के रिवीजन में, ध्यान रखना, बी रेडी। यस, दिस ट्रीटी वाज हेल्ड इन यूरोप। Aix-la-Chapelle, अरे मैडम फ्रेंच नहीं आती मुझे, हम एक्स ही बोलेंगे यार, ठीक है। और एक और चीज, तुम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, इस चीज पे मत पूछो कि ये हुआ होता तो क्या होता। कल 27 दिसंबर थी ना, कल मिर्जा गालिब का बर्थडे था, तो मिर्जा गालिब का एक बड़ा फेमस शेर है कि सब कुछ था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, सब कुछ था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता, और हुई मुद्दत की मर गया गालिब पर याद आता है, वो तेरा हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट यूं होता तो क्या होता, हिस्ट्री इज अबाउट इट हैपेंड। अब कहानी रिवाइज करते हैं, पहले कर्नाटक वॉर की कहानी। महफूज खान कौन था? बेटा था, ठीक है। अब कहानी
कहानी रिवाइज करते हैं। होता क्या है, होता यह है कि यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की शुरुआत होती है, जिसमें अंग्रेज, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की शुरुआत होती है जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो अपोजिट टीम में होते हैं। उसका इंपैक्ट इंडिया पे दिखने लगता है, जिसकी वजह से अंग्रेज चाहते ये थे, अंग्रेज जो इंडिया में थे वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो फ्रेंच है वो पहले अटैक करें, लेकिन फ्रेंच ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको उनकी पोजीशन पता थी कि वो रिलेटिवली वीक है। इस चीज को प्रोवोक करने के लिए, फ्रेंच को प्रोवोक करने के लिए इंग्लिश क्या करते हैं कि वो कुछ फ्रेंडशिप्स पे कब्जा कर लेते हैं। उनको लगता है कि इसके बदले में क्या होगा, इसके बदले में क्या होगा कि अंग्रेज जो फ्रेंच है वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले क्या करता है, वो अटैक करने की बजाय वो जाता है नवाब अनवरुद्दीन के पास, जो नवाब था कर्नाटक का। अनवरुद्दीन से कहता है कि सर मुझे मद्रास पे अटैक करना है। वो कहता है कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। वो ब्रिटिश को बुलाता है, उनको डांटता है, बोले आप ऐसा नहीं करोगे। इन द मीनवाइल क्या होता है, ये जो ड्यूप्ले था, ये जो इंडियन ट्रूप थी, इसको सपोर्ट मिल जाता है, इन्फोर्समेंट मिल जाती है मॉरिशस से। मॉरिशस का गवर्नर बॉर्डोनाई भी आ जाता है। ये दोनों जैसे इसके पास पावर आती है, जैसे इसके पास फोर्स आ जाती है, क्या करता है, मद्रास पर अटैक करके अंग्रेजों को हरा के मद्रास पे कब्जा कर लेता है। मद्रास पे कब्जा करने के बाद बॉर्डोनाई और ड्यूप्ले के बीच हो जाती है डिस्प्यूट। ड्यूप्ले का ये कहना था क्योंकि मैंने नवाब का प्रॉमिस तोड़ा है, मैंने नवाब का ऑर्डर तोड़ा है, तो मैं काम करता हूं, मैं ये मद्रास जो है वो नवाब को दे देता हूं और नवाब से सॉरी कह देता हूं। सॉरी। बॉर्डोनाई कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बॉर्डोनाई कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, एक काम करो, हम इस मद्रास को रखते हैं और हम इसको नेगोशिएट करेंगे। किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। और ये दोनों के बीच बात चली रही होती है। नवाब इसे दूर से देख रहा होता है। नवाब बोलता है मैं पागल हूं जो ये मेरे एरिया में आके ये तमाशा कर रहे हैं। नवाब अपने बेटे महफूज खान से कहता है कि तुम जाओ और उसके ऊपर अटैक करो। महफूज खान 10,000 की आर्मी लेके जाता है फ्रेंच पे अटैक करने के लिए, लेकिन एक छोटी बट डिसिप्लिन फ्रेंच आर्मी नवाब की आर्मी को, महफूज खान की आर्मी को हरा देती है और महफूज खान मारा जाता है। हेंस मद्रास के ऊपर जो फ्रेंच कंट्रोल था वो कंटिन्यू रहता है। At the end of this story, what happens? There was a treaty in Aix-la-Chapelle और Aix-la-Chapelle, जो कहना है कह लो, doesn't matter। और उस ट्रीटी में ये तय होता है, पीस हो जाता है। ट्रीटी मतलब पीस हो चुकी है। और कुछ ऐसी फ्रेंच टेरिटरीज थी नॉर्थ अमेरिका में जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। इंडिया में मद्रास जो कि ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी थी, उसके ऊपर क्या था, फ्रेंच कब्जा था। ये दोनों बोलते हैं हम अपनी अपनी टेरिटरी एक दूसरे को वापस देते हैं। एंड दिस एंडेड द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। क्लियर? ओके। अब इसकी वजह से इस वॉर से क्या सीखा? इस वॉर से ये सीखा कि जरूरी नहीं आपके पास बहुत सारा वक्त हो, जरूरी नहीं आपके पास सारे रिसोर्सेज हो। आपके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन अगर आप उन कम रिसोर्सेज को डिसिप्लिन्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यूज करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। फ्रेंच के पास बड़ी आर्मी नहीं थी, फ्रेंच के पास बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फ्रेंच के पास क्या था, फ्रेंच के पास एक छोटी लेकिन डिसिप्लिन्ड आर्मी। आप में से कई लोगों को अपने ऊपर शक होता होगा कि सर हमारे पास समय कम है। आपके पास समय कम है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन दिखा दोगे, अगर आप ऑर्गेनाइज हो जाओगे, अगर आप अपने रिसोर्सेज को डिफाइन कर दोगे और रिवीजन पे करोगे, डिसिप्लिन दिखाओगे, आप सिलेक्ट हो जाओगे। मानता हूं आपके पास वक्त कम है। I agree that you have lesser time. Don't compare yourself with those who are preparing for years. No, ठीक है, उनके पास 10,000 की आर्मी होगी। हमारे पास छोटी आर्मी ही सही, लेकिन हमारे पास डिसिप्लिन्ड आर्मी है। हमारे पास कम रिसोर्सेज ही सही, हमारे पास कम समय ही सही, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करेंगे, हम उसको डिसिप्लिन वे में यूज करेंगे और हम सिलेक्ट होकर दिखाएंगे। कमिंग टू द सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटक, सेकंड कर्नाटक वॉर। Second Carnatic War, 1749 to 54. 1749 to 54. ये सीखना है ना, यही तो सीखना है। ये हिस्ट्री इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में टिक लगाना है, वो तो लगाना है, एग्जाम में आंसर तो लिखना है, लेकिन अपने जीवन में भी तो उसको ऑप्ट करना है। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, यहां पर एक बिल्कुल नई कहानी। वो वाली कहानी पहली वाली समझ में आ गई। अब यहां पर एक साल बाद ऐसा क्या हुआ कि नई कहानी, यहां लालच जो होता है ना बहुत बुरा होता है, लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा यूरोपियंस को इंडिया के लिए। पहली चीज, 1748 में कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। साउथ का एक और प्रोविंस, हैदराबाद निजाम डाइड। हैदराबाद निजाम डाइड। हैदराबाद निजाम की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। जैसे ही वो मरते हैं, यहां पर हैदराबाद में शुरू हो जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन। निजामुल मुल्क असफ जाह, निजामुल मुल्क असफ जाह, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी डेथ के बाद हैदराबाद में शुरू हो जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन। हैदराबाद में शुरू हो जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन। वो एक अलग कहानी है। हुआ क्या था, एक कहानी कर्नाटक में शुरू होती है। जैसे ही 1748 में मराठा रिलीज चंदा साहिब। अब नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं यहां पे। मराठा
released Chanda Sahib. अब ये चंदा साहब कौन था? चंदा साहब वॉज सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली. अब सर ये दोस्त अली कौन था? दोस्त अली वॉज नवाब ऑफ कर्नाटक बिफोर अनवरुद्दीन. अभी हमने ऊपर अनवरुद्दीन देखा ना, अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक था. नवाब अनवरुद्दीन से पहले दोस्त अली जो है कर्नाटक का नवाब था. उसका कोई बेटा नहीं था, तो नवाब अगला नवाब जो है उसके दामाद को बनना था, जो था चंदा साहब. जो था चंदा साहब. ठीक है, मराठा इस चंदा साहब को रिलीज करते हैं और ये क्या करता है, ये क्लेम करता है दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन जब नवाब बनना था चंदा साहब को, नवाब बन जाता है अनवरुद्दीन बनता है इनके सपोर्ट से. तो अब ये दो चीजें जो होती हैं ये एक साथ होती हैं. उधर निजामुल मुल्क की डेथ होती है जिसके सपोर्ट से अनवरुद्दीन क्या बना था, नवाब, और इधर चंदा साहब जो दोस्त अली अनवरुद्दीन से पहले जो नवाब था उसका सक्सेसर था, वो भी जेल से छूट जाता है. अब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो क्या होता है, अनवरुद्दीन चंदा साहब जो है वो क्लेम करता है. अब कहानी कुछ इस तरीके से बन जाती है कि एक तरफ था हमारा हैदराबाद और एक तरफ था कर्नाटक. हैदराबाद में दो पार्टी. हैदराबाद में क्या हुआ, निजामुल मुल्क डाइड 1748 और उसके बाद यहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है. यहां पर वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है किस किसके बीच? ये शुरू हो जाता है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग. ये एक बेटा एक पोता, और इनके बीच क्या शुरू हो जाता है, वॉर ऑफ सक्सेशन की. हैदराबाद का अगला निजाम कौन बनेगा? फाइन. हैदराबाद का अगला निजाम कौन बनेगा, इसको लेके क्या शुरू हो जाता है, इसको लेके टसल शुरू हो जाता है. यहां पर एक और चीज होती है. कर्नाटक में एक तरफ था अनवरुद्दीन और एक तरफ था चंदा साहब. चंदा साहब कौन था? ही वॉज सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, और ये दोस्त अली कौन था? अनवरुद्दीन से पहले का नवाब. तो ये क्लेम कर देता है कि अब जो है मैं नवाब बनूंगा, मैं नवाब की गद्दी असल में मुझे बिलोंग करती. चंदा साहब ये कहता है. ठीक है ना. ये मुजफ्फर जंग वॉज मुजफ्फर जंग वॉज ग्रैंडसन ऑफ दिस निजाम नासिर जंग एंड दिस वॉज सन. इतनी कहानी समझ में आई? ये फ्लो चार्ट समझ में आया? ये फ्लो चार्ट समझ में आया? अनवरुद्दीन नहीं मरा था, महफूज जंग मरा था. महफूज खान बचे. अच्छा, कलर चेंज कर दिया मैंने. दोस्त अली अनवरुद्दीन से पहले नवाब था. अगेन सेकंड कर्नाटक, फिर से चलो ठीक है फिर से कोई बात नहीं, मैं पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. सेकंड कर्नाटक वॉर की कहानी शुरू होती है यहां से. दो साउथ की प्रोविंस, there was tussle in the two southern provinces. हैदराबाद में निजामुल मुल्क की डेथ होती है 1748 में. हाँ, एक बार सुन लो, फिर से सुन, अब ध्यान से सुन लो, कंफ्यूजिंग है, स्टॉप कमेंटिंग. निजामुल मुल्क की डेथ होती है 1748 में, और उनकी डेथ के बाद यहां पर जो है वो शुरू हो जाता है, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है बिटवीन मुजफ्फर जंग हु वाज ग्रैंडसन एंड नासिर जंग बेटे, और उसके बीच जंग शुरू हो जाती है. इसी दौरान क्या होता है, 1748 में चंदा साहब जो आरकोट का रूलर था उसको मराठा रिलीज करते हैं, मराठा छोड़ देते हैं. चंदा साहब दोस्त अली का दामाद था, और दोस्त अली वो था जो अनवरुद्दीन से पहले नवाब था. अनवरुद्दीन से पहले जो नवाब था उसका नाम था दोस्त अली. उसका कोई बेटा नहीं था, तो उसके दामाद को नवाब बनना था, अगला कर्नाटक का अगला नवाब उसके दामाद को बनना था. लेकिन निजामुल मुल्क के सपोर्ट से अनवरुद्दीन बनता है नवाब. तो अब ये जिसके सपोर्ट से नवाब बना वो तो मर गया. चंदा साहब बोला अब मैं नवाब बनूंगा, क्योंकि उसको पता था अनवरुद्दीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कर्नाटक को होल्ड कर पाएगा, क्योंकि वो निजाम के सपोर्ट से बना था. हैदराबाद में जब तक निजाम का रूल था, वो जो है हैदराबाद में जो निजाम का रूल था वो उसकी वजह से ये रूल कर पा रहा था. अब निजाम नहीं है, मैं इसको कैप्चर करूंगा. चंदा साहब वापस आता है, और इन सबको जो है देख कौन रहा था? इन सबको देख रहा था फ्रेंच. ड्यूप्ले अभी जिंदा था. ड्यूप्ले देख रहा था ये तमाशा जो चल रहा है. ड्यूप्ले ने बोला अभी हम जिंदा हैं. ड्यूप्ले क्या करता है, यहां पर ड्यूप्ले सपोर्ट करता है चंदा साहब को, और इधर वो सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग को. तो फ्रेंच और चंदा साहब को दोनों जगह एक तरफ वो दोनों तरफ एक पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड कर देता है. एक तरफ वो चंदा साहब को सपोर्ट कर देता है, दूसरी जगह वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर देता है. दूसरी जगह वो क्या करता है, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर देता है. ठीक है, अंग्रेज देखते हैं, बोलते हैं भाई साहब ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई. अगर ये उनको ये डर लगा कि ये दोनों साउथ की प्रोविंसेस में अगर ये फ्रेंच के सपोर्टेड नवाब और निजाम बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो ट्रेड ही साउथ से चल रहा है, मसालों के ऊपर ट्रेड चल रहा है, ये इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो हमारी तो ट्रेड खत्म हो जाएगी. तो इमीडिएटली क्या करते हैं, इमीडिएटली अंग्रेज जो है इसको सपोर्ट करते हैं और इसको इधर सपोर्ट करते हैं, ये ब्रिटिश. तो अब हमारे पास
अब हमारे पास दो टीम है, एक है हमारे पास टीम इंग्लैंड जिसमें है अनवरुद्दीन और नासिर जंग, अनवरुद्दीन फ्रॉम कर्नाटक और नासिर जंग फ्रॉम हैदराबाद। और दूसरी है हमारे पास टीम फ्रांस जिसमें एक तरफ है चंदा साहिब who want to become नवाब ऑफ कर्नाटक और दूसरी तरफ है मुजफ्फर जंग जो कि है हैदराबाद। आप समझ में आई इतनी कहानी? ये क्लियर हो गया? ये ग्रुपिंग क्लियर हो गई, कौन कौन किधर था? अब समझते हैं कहानी को, आप समझते हैं कहानी को। नाउ व्हाट हैपेंड दैट ये बैटल, इनके बीच अब बैटल होनी है, इनके बीच राउंड्स ऑफ बैटल होगी। पहली बैटल जो होती है वो होती है बिटवीन दिस टीम एंड दैट वाज 1749 बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबर, ये दोनों टीमों के बीच अब बैटल होती है एंड प्रोविंस मतलब राज्य बेटा, इनके बीच बैटल होती है। अंबर, अंबर इज नियर वेल्लोर, 1749 में ये बैटल होती है। और इस बैटल में क्या होता है, फ्रेंच चंदा साहिब, टीम फ्रांस, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इस बैटल में क्या होता है, टीम फ्रांस 1, इसमें क्या होता है, टीम फ्रांस जीत जाती है। अनवरुद्दीन किल्ड। तो ये वाला जो कैरेक्टर है हमारी टीम का, ये वाला प्लेयर जो है वो मारा जाता है और जैसे ही ये मारा जाता है वैसे ही आ जाता है, जैसे ही ये मारा जाता है, कौन, अनवरुद्दीन इस बैटल में मारा जाता है, वैसे ही आ जाता है मोहम्मद अली हु वाज सन ऑफ अनवरुद्दीन। अगला क्लेम अंग्रेज क्या कहते हैं कि अगर अनवरुद्दीन मारा गया है तो अगला नवाब हम उसके बेटे को मानेंगे, मोहम्मद अली को। ठीक है। इन द मीनवाइल क्या होता है कि मुजफ्फर जंग, अब दो सपोर्ट, चंदा साहिब इधर विक्टोरियस और मोहम्मद अली, ये जो इसका बेटा था, इसका जो बेटा था किसका, अनवरुद्दीन का बेटा क्या करता है, मोहम्मद अली, वो चला जाता है ट्रिचिनोपॉली। वो कहां चला जाता है, ट्रिचिनोपॉली, और वहां तिरुचिरापल्ली जिसे कहते हैं, अंग्रेज उसे ट्रिचिनोपॉली कहते थे, वो वहां जाके छुप जाता है और चंदा साहिब बोलता अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मार डालूंगा। इन द मीनवाइल क्या होता है, फ्रेंच की मदद से चंदा साहिब कंट्रोल ले लेता है और उधर मुजफ्फर जंग जो है वो निजाम बन जाता है, उधर मुजफ्फर जंग जो है वो निजाम बन जाता है। दिस वाज राउंड 1। इतनी कहानी क्लियर हुई? और पता है चंदा साहिब जीतने के बाद फ्रेंच को, ड्यूप्ले को क्या, ड्यूप्ले को तो इतने गिफ्ट मिलते हैं और इतना चीजें मिलती हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन चंदा साहिब जीतने के बाद पता है क्या करता है, पूरा मसूलीपट्टनम उठा के, पौंडीचेरी और मसूलीपट्टनम पूरा फ्रेंच को दे देता है। सिर्फ लैंड नहीं, पूरे शहर का कंट्रोल दे देता है फ्रेंच के हाथ में। अब पोजीशन क्या है, चंदा साहिब नवाब कर्नाटक की बिल्कुल रेस में लगा हुआ है, लेकिन उसको पता है कि अभी मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा है वो जिंदा है और वो ट्रिचिनोपोली फोर्ट में छुपा हुआ है। इधर वो हैदराबाद में क्या होता है कि मुजफ्फर जंग, क्योंकि अब इसकी हमारी टीम फ्रांस जीत गई, तो टीम फ्रांस का जो दूसरा प्लेयर था वो हैदराबाद का कैप्टन बन जाता है, मतलब वो हैदराबाद का निजाम बन जाता है। लेकिन उसके 2-3 महीने के डिफरेंस में मुजफ्फर का मर्डर हो जाता है, इंटरनल रीजंस। 2-3 महीने में नवाब बनने के, निजाम हैदराबाद बनने के कुछ 2-3 महीने के अंदर ही क्या होता है, मुजफ्फर जंग का जो है वो कत्ल हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। उसकी जगह फ्रेंच क्या करते हैं, सलाबत जंग को, तो हमारा ये वाला कैरेक्टर भी क्या हो गया, हमारा ये वाला कैरेक्टर भी मारा जाता है और इसको रिप्लेस करते हैं फ्रेंच सलाबत जंग से। Who was his uncle? तो अब ये रिप्लेसमेंट आ गए, यहां पे ये रिप्लेसमेंट है, यहां पर ये रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ओके। यहां पर अब ये टीम की पोजीशन, ये पोजीशन अब समझ में आई? अरे इंग्लैंड ब्रिटिश एक ही है यार, क्या कर रहे हो? आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, हाँ, नो, नॉट एन इशू। अरे भैया इतनी बार 3 बार लिखोगे, थोड़ी अंग्रेजी में बता दूंगा, वैसे बता दूंगा। चलो अंग्रेजी में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। सो यू वांट इट फ्रॉम हियर और यू वांट इट फ्रॉम हियर? ओके, लेट्स से सलाबत जंग was uncle, he was uncle of Muzaffar Jang. Okay, now what happened, understand? Okay. Now the second, I'll repeat and this time in English on special demand. Now the story starts with the death of Nizam of Hyderabad, and that was Nizam al-Mulk Asaf Jah. After his death, there was a war of succession in
Hyderabad between Muzaffar Jung and Nasir Jung. On the other side, in 1748 itself, Chanda Sahib, who claimed to be the next Nawab of Karnataka, he was released from prison by the Marathas. Now, Chanda Sahib was son-in-law of Dostali, who was the predecessor of Anwaruddin, who was the present Nawab, the existing Nawab of Karnataka. Now, this Anwaruddin, who himself was an officer at Nizam's court, Nizam Hyderabad's court, became the Nawab of Karnataka with the help of Nizam. As soon as Nizam died and Chanda Sahib got released, they challenged the Nawab of Karnataka. Now ultimately, when British, अरे यार कोई बात नहीं यार. Let them. That's no problem. We can speak for 2 minutes. We understand this much of English that we can do speak for 2 minutes. Doesn't matter. Now, ultimately, seeing this, the French extended support to one party on the either side, and seeing French support on the either side, this was reciprocated by the British when they supported the other party on the other side. So ultimately, we got two teams. One was Anwaruddin, when one was Team England, which was having Anwaruddin and Nasir Jung. Another was Team France, which was having Chanda Sahib and Muzaffar Jung. This led to the first battle in this, and that was 1749 Battle of Amber, where Team France was victorious. Anwaruddin got killed. His son Muhammad Ali. This Anwar Ali, who was son of Anwaruddin, with British support, he fled to Trichinopoly, where he was hiding. In that scenario, Anwaruddin has got killed. In the meantime, Hyderabad got a new Nizam in the name of Muzaffar Jung, but Muzaffar Jung was killed in a couple of months. Seeing Muzaffar Jung killed, French supported Salabat Jung, who was uncle of Muzaffar Jung, to be the next Nizam of Hyderabad. Now the position is this: Chanda Sahib is controlling Karnataka, Salabat Jung is Nizam of Hyderabad, Anwaruddin is killed, and Muhammad Ali is hiding at Trichinopoly. I guess now the problem with the people. अरे क्या अंग्रेजी लगा रखी, लिखने तो अंग्रेजी में ही है, क्या हो गया? कोई बात नहीं, सबको सुनने दो, ठीक? Those who are demanding, so what we can do is हम नॉर्मल इंग्लिश में हम पढ़ेंगे और एक छोटा सा रिवीजन जो करा करेंगे वो इंग्लिश में कर देंगे. आई गेस इस पे सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? हम नॉर्मली हिंदी में बात करेंगे, हम नॉर्मली इंग्लिश बैच की तरह पढ़ेंगे, लेकिन हम एक रिवीजन जो है, हम एक इंग्लिश बैच जो है, इंग्लिश रिवीजन जो है वो प्योर इंग्लिश में कर देंगे. इज दैट फाइन? हाँ, दिस इज इंग्लिश बैच, आई नो, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, नॉर्मली हम जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, लेकिन जो रिवीजन है वो हम इंग्लिश में कर लेंगे. इज दैट अ प्रॉब्लम टू एनीवन? आई थिंक वी कैन कैरी ऑन विद दिस. हाँ, दिस इज अ गुड ऑप्शन. नॉर्मली हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. अब पोजीशन ये है कि फ्रेंच का सपोर्ट है सलाबत जंग पे हैदराबाद, अनवरुद्दीन है, और मोहम्मद अली को which is he is hiding at Trichinopoly. सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म करूंगा. हाँ, सेकेंड कर्नाटक वॉर खत्म करूंगा आज. अब कहानी यहां से चेंज हो जाती है. अब सब कुछ सेटल हो जाता है. अनवरुद्दीन कहता है मुझे मोहम्मद अली को नहीं छोड़ना, ये जिंदा रह गया, फिर ये मेरे ऊपर चैलेंज कर देगा, मैंने इसके बाप को मारा है, मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं. ये मोहम्मद अली छुपा हुआ होता है ट्रिचिनोपॉली में. फ्रेंच. अब नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है कि मोहम्मद अली कहां छुपा हुआ था? ट्रिचिनोपॉली में. इस ट्रिचिनोपॉली के फोर्ट को घेर लेते हैं अनवरुद्दीन, फ्रेंच और सलाबत जंग. ये क्या होता है? ये तीनों क्या करते हैं? ये इस त्रिचिनोपॉली में ये जो मोहम्मद अली छुपा हुआ था, त्रिचिनोपॉली को घेर लेते हैं. एंड अब अंग्रेज परेशान, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि ऑलरेडी हैदराबाद पे कब्जा है, कर्नाटक पे कब्जा है, मोहम्मद अली हमारी आखिर उम्मीद है, अगर हम इसे बचा के निकाल ले जाएंगे तो हम इसको नवाब बनवा देंगे, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो कमर्शियल इंटरेस्ट है वो बच जाएगा. फाइन, हमारा जो इंटरेस्ट है, अनवरुद्दीन नहीं बेटा, मोहम्मद अली, आई एम सॉरी. अरे हाँ, ठीक है, वो जबान पकड़ लेते हो यार. मोहम्मद अली इज हाइडिंग, अनवरुद्दीन मर गया, मोहम्मद अली इज हाइडिंग, और अगर हम मोहम्मद अली को बचा के ले जाएंगे तो हम अपना इंटरेस्ट अंग्रेजों को, और ये अंग्रेज परेशान की करें क्या, दे हैव नो सोल्यूशन. ये तीनों आर्मी जो है वो घेरे हुए बैठी थी, किसे? मोहम्मद अली को. और वो छुपा होता है त्रिचिनोपॉली फोर्ट के अंदर. बोले ये बाहर निकलेगा, मैं इसे मार दूंगा. चंदा साहिब वाज वेरी मच फ्यूरियस. हाँ, अरे ठीक है यार, परेशान हो जाते हो. एंड हियर केम द हीरो ऑफ इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव. यहां पर अरे अनवरुद्दीन गलती से निकल गया सर, कसम से तुम्हारी ऐसी गलतियां ऐसे पकड़ने मैं लग जाऊं ना तो परेशान हो जाओगे. दिस ट्रिचिनोपॉली एपिसोड तुम लोग ये ट्रोल करते हो क्या खाली टाइम में बैठ के? स्लिप ऑफ टंग नाम की भी कोई चीज होती है. मैं शुरू करूं? रॉबर्ट क्लाइव बोलता मेरे. रॉबर्ट क्लाइव इंटरेस्टिंगली, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बना आगे चल के गवर्नर ऑफ बंगाल. लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हुई थी एज अ कुक.
यस ही उसकी ब्रिटिश उसकी रिक्रूटमेंट क्लर्क हुई थी, वो क्लर्क बना और ग्रेजुअली जो है वो गवर्नर बना बंगाल का। उसने बोला सर मेरे पास एक आइडिया। अरे वो मूवी देखिए गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक देखिए ना। हाँ, उसमें एक सीन होता है जब वो सीबीआई ऑफिसर बैठा होता है और वो कांस्टेबल होता है, वो चाय लेके खड़ा, बोले सर मैं बताऊं। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का वो एक्चुअली जो सीन है ना वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। सारे अंग्रेज बड़े अफसर परेशान हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। रॉबर्ट क्लाइव बोलता है सर मैं बताऊं। रॉबर्ट क्लाइव इज द हीरो ऑफ मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव इज द हीरो ऑफ मद्रास। ही सेड एक काम करते हैं। अरे कोई बात नहीं। व्हाट हैपेंड, चंदा साहब, रॉबर्ट क्लाइव एक काम करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है चंदा साहेब के जो उसका घर था होम टाउन आरकोट। चंदा साहब का जो होम टाउन था वो था आरकोट। रॉबर्ट क्लाइव चंदा साहब जो त्रिचिनापोली फोर्ट के बाहर मोहम्मद अली को घेरे हुए खड़ा है उस पे तक ये सिर्फ खबर पहुंचाता है कि आरकोट पे हमला हो गया जो चंदा साहब का होम टाउन था। अब चंदा साहब को लगता है आरकोट पे अटैक हो गया, मैं यहाँ मोहम्मद अली को देखूं, मैं आरकोट को बचाऊं, मोहम्मद अली को देखूं, आरकोट को बचाऊं, आरकोट को बचाने निकल जाता है। रास्ते में राजा ऑफ तांजावुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजा ऑफ तांजावुर की मदद से उसको, वो क्योंकि वहां तो कुछ अटैक होना ही नहीं था ना, एक छोटा सा बस ऐसे ही खबर पहुंचाने के लिए हल्का फुल्का अटैक किया, चंदा साहब को पकड़ के मार देता है। रास्ते में राजा ऑफ तांजावुर की मदद से क्या होता है, राजा ऑफ तांजावुर ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। यस देयर वाज ओके, ठीक है। मेन जो एलिमेंट था उसको डाइवर्ट करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और मार देता है। उस टाइम की जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो उसको ये एहसास दिलाया जाता है क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी। फ्रेंच गवर्नमेंट उस टाइम पर बड़ी करप्ट हुआ करती थी। वो लंदन से, मतलब इसको मुझे ऐसा लगता है कि लंदन से पेरिस एक बहुत बड़ा बैग भर कर जाता है और कहता है ड्यूप्ले को हटा दो। ड्यूप्ले को हटा दिया जाता है, ड्यूप्ले को हटा दिया जाता है। सलाबत जंग बोलता मैं यहाँ खड़े रहकर क्या करूंगा। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से सबको खत्म कर देता है। ड्यूप्ले गॉन, चंदा साहब किल्ड। सलाबत जंग बोलता है मैं ट्रिचिनोपोली के जो है खड़े रह के क्या करूंगा, ये गॉट किल्ड। अरे यार अच्छा यहां से पकड़े हुए हो तुम, ये लो यार, ये लो, ठीक है। चंदा साहब गॉट किल्ड। फ्रेंच का जो गवर्नर था ड्यूप्ले का ट्रांसफर हो जाता है। सलाबत जंग बोलता मैं यहां रह के क्या करूंगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी यहां से चला जाता है। अल्टीमेटली ब्रिटिश प्रिवेल कर जाते हैं, मोहम्मद अली को इधर बनाते हैं। एंड this whole story ended with Treaty of Pondicherry 1754. This whole story ended with Treaty of Pondicherry 1754. Important है, Treaty of Pondicherry 1754 important है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है दैट इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है दैट वी विल नॉट इंटरफेयर इन द नेटिव प्रिंसेस। सेटलमेंट हो जाता है और ये कहते हैं कि अब हम यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, नेटिव रूलर्स हैं, उनके काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, उनके साथ किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे, उनके साथ किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। इसके साथ क्या होता है, सेकंड कर्नाटक वॉर खत्म हो जाता है। सलाबत जंग को अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है तुम रूल करो हैदराबाद के ऊपर, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। और इधर वो मोहम्मद अली को बैठाते हैं। यहाँ से जो चीज़ निकल के आती है, दिमाग था ड्यूप्ले का, यहाँ से जो निकल के आती है दैट इज जो चीज निकल के आती है वो है पॉलिसी ऑफ किंग मेकर। पॉलिसी ऑफ किंग मेकर मतलब राजा बनने की जरूरत, राज करने के लिए राजा बनने की जरूरत नहीं है, राज करने के लिए राजा बनाने की जरूरत है। और इस दो चीजें हमें निकल के अब ये किंग मेकर को आगे चल के ड्यूप्ले बंगाल में यूज करेगा, वो हम आगे की कहानी में देखेंगे। ओवरऑल ड्यूप्ले वाज द रियल मास्टरमाइंड, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव अपने दिमाग से जो है उसका भी ट्रांसफर करवा देता है, ड्यूप्ले को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है सारी चीजों पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। सो पूरे टाइम तक इट वाज लाइक द वर्ल्ड कप फाइनल ना, पूरे टाइम तक फ्रेंच डोमिनेट करता रहा और एंड में अर्जेंटीना ने गोल मार दिया। तो पूरे टाइम तक फ्रेंच डोमिनेट करते रहे, लेकिन एंड में रॉबर्ट क्लाइव ने जो गोल मारा, दैट मेड रॉबर्ट क्लाइव द हीरो ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। एंड रादर रॉबर्ट क्लाइव इज द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव। फाइन। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अब इसके आगे का अगले लेक्चर में देखेंगे कि और क्या क्या होता है। ऐसे ही इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, क्योंकि इसमें सारा का सारा लेक्चर्स आने वाला है, नोट्स के साथ बनाऊंगा। तो आप भी आइए और उसमें पार्ट लीजिए। बस आपसे सब्सक्राइब चाहिए और लाइक चाहिए, लाइक भी करते जाइएगा ताकि और लोगों तक पहुँच जाइए। थैंक यू।